हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस बाय आरके पे। तो पिछले क्लासेस में हमने आधुनिक बिहार के इतिहास को पूरा कंप्लीट किया था। आज हम देखने वाले हैं मध्यकालीन बिहार के इतिहास को, जिसमें हम पूरा मध्यकालीन बिहार के इतिहास को खत्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर मध्यकालीन बिहार के इतिहास की बात करें तो इसको हम कई भागों में बांट कर पढ़ते हैं, जैसे तुर्क शासन में बिहार, स्थानीय वंश कर्नाट वंश, और इसके अलावा अफगान शासन में बिहार मतलब शेर शाह सूरी के टाइम पे, सल्तनत काल में बिहार, मुगल काल में बिहार। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं तुर्क शासन में बिहार। तो इसकी बात करें तो तुर्क शासक बख्तियार खिलजी के टाइम की बात करें तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है। बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। आगे बात करें तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय बिहार में छोटे छोटे शासकों का शासन था। उत्तर बिहार में कर्नाट वंश का शासन था। आगे देखा जाए तो बख्तियार खिलजी की पहली महत्वपूर्ण सफलता उदंतपुरी विहार, जो कि बिहार शरीफ में पड़ता है, की विजय थी। तो इसने 1198 में जो उदंतपुरी विहार है इस पे सफलता पा ली थी। आगे देखा जाए तो बख्तियार खिलजी ने उदंतपुरी के साथ नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी नष्ट करवा दिया था और इन विश्वविद्यालयों में आग लगवा दी थी। इसके अलावा देखा जाए तो उसने 1203 से 1204 ईस्वी में नदिया, जो कि बंगाल में पड़ता है, पर चढ़ाई की, जो सेन वंश की राजधानी थी। उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था। लक्ष्मण सेन बिना लड़े ही डरकर भाग गया। बख्तियार ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लखनौती को अपनी राजधानी बनाई। तो ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। सेन वंश का शासन था नदिया बंगाल में, जब 1203 से 1204 में उसने आक्रमण किया था बख्तियार खिलजी ने, और लखनौती को इसने अपनी राजधानी बनाई थी। आगे बात करें कि बख्तियार की हत्या उसके एक अधिकारी अली मर्दान ने करी थी। उसके शव को बिहार शरीफ के इमादपुर में दफनाया गया था। अब हम बिहार के स्थानीय वंश कर्नाट वंश को देखते हैं। स्थानीय वंश कर्नाट वंश की बात करें तो मिथिला के कर्नाट वंश पाल वंश के पतन के दौरान तिरहुत, जो कि मिथिला क्षेत्र में कर्नाट वंश का उदय हुआ है उदय होता है। कर्नाट वंश के संस्थापक थे नान्यदेव। और आगे बात करें तो कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावगढ़ थी, जो वर्तमान में नेपाल में पड़ती है। बख्तियार खिलजी के बिहार अभियान के समय कर्नाट शासक नरसिंह देव ने उसे नजराना या भेंट देकर सहयोग किया था, क्योंकि कर्नाट वंश का सेन वंश से संघर्ष चलता रहता था। आगे देखा जाए तो कर्नाट वंश पर तुर्क सेनापति तुगरिल तुगन ने के अभियान की चर्चा तिब्बती धर्मा स्वामी ने की थी। आगे देखा जाए, सामान्यतः दिल्ली के सुल्तान के साथ कर्नाट वंश का संबंध नजराना एवं भेंट का था, परंतु गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल अभियान कब किया था इन्होंने, तो 1324 से 1325 के क्रम में कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली थी। आगे बात करें तो गयासुद्दीन के अभियान के समय कर्नाट वंश का शासक हरि सिंह देव था। हरि सिंह देव 1279 से 1335 तक समाज सुधारक भी था। आगे देखा जाए तो हरि सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। उसके समय पंजी प्रबंध का विकास हुआ था। मैथिली भाषा का विकास कर्नाट राजवंश के दौरान हुआ था। आगे देखते हैं सल्तनत काल में बिहार की स्थिति। तो सल्तनत काल में बिहार की बात करें तो दिल्ली में सुल्तान एवं बंगाल शासकों के बीच निरंतर होने वाले संघर्ष में बिहार लंबे समय तक युद्ध का अखाड़ा बना रहा। इल्तुतमिश सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने बिहार पर अभियान किया। उसने 1225 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार पर अधिकार किया, परंतु यह अधिकार उसके उत्तराधिकारी के समय समाप्त हो गया। आगे देखा जाए तो इल्तुतमिश ने बिहार में प्रथम सूबेदार के रूप में मलिक जानी को नियुक्त किया था। तुगलक काल में बिहार पर सुल्तानों का वास्तविक नियंत्रण हुआ। 1324 से 25 में गयासुद्दीन तुगलक ने कर्नाट क्षेत्र पर विजय प्राप्त कर ली थी। आगे देखा जाए तो फिरोज था तुगलक भी अपने बंगाल अभियान कब हुआ था, तो 1359 के समय बिहार आया था। पटना और गया से उसके अभिलेख प्राप्त हुए। राजगीर के जैन मंदिर के अभिलेखों में उसके द्वारा अनुदान देने के प्रमाण भी मिलते हैं। ध्यान रखना है, जैन मंदिर जो राजगीर के हैं उसमें उसके अनुदान दिए जाने का प्रमाण देखा गया है। आगे देखा जाए तो तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। उस काल में बिहार शरीफ का नगर बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था। ध्यान रखना है कि तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ तुगलक काल में, और बिहार शरीफ जो नगर है वो बौद्ध धर्म के लिए प्रमुख केंद्र था। आगे देखते हैं बिहार शरीफ बौद्ध धर्म के लिए।
आगे देखते हैं, तुगलक काल में बिहार के प्रशासकों ने सबसे महत्वपूर्ण नाम मलिक इब्राहिम का आता है, जो मलिक बयां कहलाते थे। इनका मकबरा बिहार शरीफ में पहाड़ी पर स्थित है। 13वीं शताब्दी के मध्य में मिन्हाज सिराज की रचना तबकाते नासिरी ने बिहार का नाम उल्लेख किया है। तो हमें ध्यान रखना है कि 13वीं शताब्दी में जो मिन्हाज ए सिराज की रचना है तबकाते नासिरी, इसमें बिहार शब्द का उल्लेख देखा गया है। आगे देखते हैं अफगान शासक, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिहार में अफगान शासक, तो बिहार में अफगान की बात करते हैं। सिकंदर लोदी ने 1495 से 96 में दरिया खान नुहानी को बिहार में प्रशासक या राज्यपाल नियुक्त किया। किसने किया? सिकंदर लोदी ने दरिया खान नुहानी को। इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद दरिया खान नुहानी का पुत्र जो था बहार खान नुहानी, उसने स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर दी। दूसरी ओर अफगान शासक महमूद लोदी बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया। ध्यान रखना है, दो तरीके की चीजें चल रही है यहाँ पे। एक, सिकंदर लोदी सबसे पहले 1495 में दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रशासक नियुक्त करता है। फिर इब्राहिम लोदी जो आते हैं, इब्राहिम लोदी अंतिम जो सल्तनत काल का अंतिम शासक, इनकी मृत्यु जैसे ही होती है उसके बाद जो दरिया खान नुहानी का बेटा रहता है बहार खान नुहानी, वो एक स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर देता है। और उसी टाइम एक अफगान शासक जिसका नाम महमूद लोदी रहता है, बाबर से बचने के लिए बिहार आ गया होता है। बाबर ने 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में बिहार के इन अफगानों को पराजित कर दिया। घाघरा युद्ध के बाद बिहार में शेर शाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों का उदय हुआ। शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ते हैं। शेर शाह सूरी का जन्म 1486 ईस्वी में होता है। पिता का नाम हसन खां था, सासाराम के जागीरदार थे। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। ये क्वेश्चन पूछा गया तो ध्यान रखना है। बहार खान नुहानी ने फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी थी, तो ध्यान रखना है जो बहार खान नुहानी था उन्होंने शेर खां की उपाधि दी थी शेर शाह सूरी को। तो आगे देखते हैं, शेर खां ने नुहानियों के पतन के बाद बहार खां की विधवा दूदू बेगम से विवाह कर बिहार क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। शेर खां ने 1534 ईस्वी में सूरजगढ़ की लड़ाई में बंगाल को पराजित कर उस पर अधिकार कर लिया। शेर खां ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार वार्षिक रूप में भी देगा। तो 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली और 1540 में कन्नौज बिलग्राम युद्ध में हुमायूं को पराजित कर उसने दिल्ली में सूरवंश की स्थापना की। तो ये ध्यान रखना है, जो 1539 का चौसा का युद्ध होता है उसमें शेर शाह जो हुमायूं को पराजित करता है और शेर शाह की उपाधि लेते हैं। लेकिन 1540 में ये बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं को जब पराजित करते हैं तो उस टाइम ये सूरवंश की स्थापना कर देते हैं दिल्ली में। आगे देखा जाए तो 1541 में शेर शाह ने पटना का दुर्ग बनवाया तथा इस नगर को बिहार की राजधानी बनवाया। इसका वर्णन अब्दुल्लाह के तारीख दाऊदी में हमें देखने को मिलता है। आगे देखा जाए तो शेर शाह ने 1543 में रायसीन जो और 1544 में मारवाड़ पर विजय प्राप्त कर ली। 1545 में कालिंजर अभियान में गोला फटने की वजह से घायल हो गए और इनकी मृत्यु हो गई। आगे देखा जाए तो शेर शाह ने अपने जीवन काल में ही सासाराम में इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला पर आधारित मकबरा का निर्माण प्रारंभ करवाया था। शेर शाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र इस्लाम शाह ने इसे बनवाया। कृत्रिम झील के मध्य स्थित यह इमारत आकार में अष्टकोणीय एवं लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। शेर शाह ने बिहार में रोहतास किला भी बनवाया था, तो ये ध्यान रखना है, बिहार में रोहतास किला शेर शाह ने बनवाया। इसके अलावा शेर शाह ने जब्ती प्रणाली चलाई थी जिसमें भूमि की माप के आधार पर लगान निर्धारण किया जाता था। बाद में इसे अकबर ने भी अपनाया था। तो शेर शाह का जो जब्ती प्रणाली था इसे बाद में अकबर ने भी अपनाया था। इसके अलावा शेर शाह का शासन सुव्यवस्थित शासन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। उसने संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था में व्यापक सुधार किए थे। इसके अलावा देखा जाए तो शेर शाह सूरी ने शुद्ध चांदी के सिक्के जिसको रुपया या तांबे का दाम प्रचलित किया। जैसे कि शुद्ध जो चांदी का सिक्का होता था उसको रुपया बोला जाता था और तांबे के सिक्के को दाम बोला जाता था। शेर शाह के बाद उसका पुत्र जलाल खां इस्लाम शाह की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठता है और बाद में सूरवंश 3 भागों में बट गया। 1555 में मच्छीबार एवं सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर सूरवंश का अंत कर दिया। अगला जो वंश है वो चेरो वंश है, तो चेरो वंश को देखते हैं। चेरो वंश की बात करें तो पाल वंश के पतन के पश्चात बिहार के क्षेत्र में स्थानीय राज्यों का उदय हुआ। उन्हीं राज्यों में एक प्रमुख चेरो वंश था। तो ध्यान रखना है, जब पाल वंश का पतन होता है तो बिहार के क्षेत्रों में स्थानीय राज्यों का उदय होता है बहुत सारे। उन्हीं राज्यों में से एक का नाम था चेरो राज्य।
आगे देखते हैं चेरो राज्य का जो क्षेत्र है शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर, पलामू, वाराणसी, ये सारे क्षेत्र चेरो वंश के अंतर्गत आते थे। चेरो वंश की स्थापना 12वीं सदी में हुई थी। आगे देखा जाए तो चेरो वंश का मुख्यालय बिहियां, जो कि भोजपुर में पड़ता है, बिहियां था। 1607 में चेरो एवं उज्जैन के बीच एक महत्वपूर्ण लड़ाई होती है और जिसमें चेरों की जीत होती है। इस वंश का प्रथम प्रमुख शासक मेदिनी राय होता है, जिसका शासनकाल 1658 से 1674 तक होता है। मुगलों के प्रभाव से इस वंश का धीरे धीरे पतन हो गया। उसके बाद देखते हैं मुगल काल में बिहार। मुगल काल में बिहार की बात करें तो शेर शाह की मृत्यु के पश्चात बाद कुछ वर्षों तक सूर वंश की सत्ता बनी रही, लेकिन 1555 से 56 में मुगल राज्य की पुनः स्थापना हो गई। दिल्ली में मुगल राज्य की पुनः स्थापना के समय बिहार में ताज खां कारा रानी के नेतृत्व में एक अफगान राज्य का गठन होता है। तो मुगल राज्य की जब पुनः स्थापना होती है तो बिहार में एक ताज खां कारा रानी, इनके नेतृत्व में अफगान राज्य का पुनः गठन होता है। और अकबर के समय बिहार, अगर आप देखते हैं अकबर के समय की बिहार को की बात करें तो ताज खां कारा रानी ने अकबर के प्रति सम्मान की नीति अपनाई, लेकिन उसके पुत्र जो था दाऊद खां कारा रानी ने इसका विरोध किया। इसके अलावा अकबर ने उसे दंडित करने के लिए स्वयं आक्रमण किया। 1576 में उसने पटना को जीत लिया और दाऊद खां को पटना छोड़कर भागना पड़ा। दाऊद खां बिहार का अंतिम अफगान शासक सिद्ध हुआ। 1580 की बात करें तो 1580 में बिहार को मुगलों का एक सूबा या प्रांत घोषित कर दिया गया। अकबर द्वारा मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया गया। अकबर के समय राजा मान सिंह को बिहार का प्रांतपति बनाया गया। मान सिंह के समय मुगल साम्राज्य बिहार में काफी मजबूत हो गया था। इसके अलावा मान सिंह के समय रोहतास को बिहार की राजधानी बनाया गया था। तो मान सिंह के समय बिहार की राजधानी रोहतास थी। आगे देखते हैं जहांगीर के समय। जहांगीर के समय बिहार की क्या स्थिति थी? तो जहांगीर के समय देखा जाए तो जहांगीर के समय छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ। इस क्षेत्र में मुगलों को हीरा और सोना प्राप्त होता था। इसके अलावा जहांगीर ने 1621 में राजकुमार परवेज को बिहार का प्रांतपति बनाया। उसके बाद यह पद केवल राजकुमारों को ही दिया जाने लगा। तो ध्यान रखना है, राजकुमार परवेज को सबसे पहले प्रांतपति बनाया जाता है जहांगीर के द्वारा 1621 में। उसके बाद ये जो प्रांतपति का पद है ये केवल राजकुमारों के लिए ही रखा जाता है। आगे बात करते हैं औरंगजेब के समय में बिहार। तो औरंगजेब के समय में अगर बिहार की बात करें तो औरंगजेब ने अपने प्रिय पुत्र राजकुमार अजीम को 1702 में बिहार का प्रांतपति या सूबेदार नियुक्त करता है। अजीम ने पटना का नाम अजीमाबाद करके उसका सौंदर्यीकरण कराया। उत्तर मुगल काल के शासक फर्रुखसियर ने 1713 में पटना में अपना एक औपचारिक राज्याभिषेक भी कराया। वह पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। शाह आलम द्वितीय का भी विधिवत राज्याभिषेक 1761 में पटना में हुआ था। तो 1713 में फर्रुखसियर ने कराया था, जो कि पहला मुगल शासक थे, और 1761 में दूसरा जो हुआ था शाह आलम द्वितीय थे, जिन्होंने बिहार में अपना राज्याभिषेक कराया था। औरंगजेब की मृत्यु होती है 1707 में। इसके बाद मुगल साम्राज्य जो है कमजोर हो जाता है। अब बिहार बंगाल का भाग बन गया। मुर्शिद कुली खां की बात करें तो मुर्शिद कुली खां 1717 से 1727 ईस्वी तक बंगाल उड़ीसा का सूबेदार रहा। उसके बाद शुजाउद्दीन बंगाल का नवाब बना। शुजाउद्दीन ने 1733 में बिहार को बंगाल में मिला लिया। उसने 1733 ईस्वी में अली वर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार नियुक्त किया। 1739 में सरफराज खां बंगाल का नवाब बना। आगे देखते हैं तो अली वर्दी खान ने गिरिया के युद्ध, जो कि 1740 में होता है, में सरफराज खां को पराजित किया और बंगाल का नवाब बना। उसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को स्थायी बना दिया। 1756 ईस्वी में अली वर्दी खां की मृत्यु तक बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा क्षेत्र पर उसका प्रत्यक्ष नियंत्रण रहा। अब देखते हैं सिख धर्म। सिख धर्म बिहार में। तो सिख धर्म और बिहार की बात करें तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे और सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए। इन 10 सिख गुरुओं में से गुरु तेग बहादुर एवं गुरु गोविंद सिंह का संबंध बिहार से रहा है। तो ये ध्यान रखना है, गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह का जो संबंध है वो बिहार से रहा है। गुरु नानक ने बिहार में गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर आदि की यात्रा की। वे बिहार का भ्रमण करने वाले प्रथम सिख गुरु थे। सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर भी सासाराम गया होते हुए पटना आए थे। वह यहाँ पर वो अपनी पत्नी गुजरी देवी को छोड़ गए थे, जो मां बनने वाली थी। वह पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। तो ध्यान रखना है, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1666 को हुआ। आगे देखा जाए तो
गुरु गोविंद सिंह 1676 ईस्वी में 10वें गुरु बने तथा 1699 ईस्वी में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। तख्त श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब सिख धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। इसका निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने करवाया था, जिसे श्री पटना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया आज हमारा, हमने पूरा बिहार के मध्यकालीन इतिहास देखा है। और कल से हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत, आधुनिक बिहार को हम देखेंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।